देखो नंबर 1, इस स्ट्रक्चर को देखो, इसको। अब इसको देखकर वन क्वेश्चन मस्ट हैव क्रॉप्ड अप इनटू योर माइंड। इस हिंदी सेंटेंस और इंग्लिश सेंटेंस को देखकर एक बात तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न आया होगा। वो क्या कि अगर तुम दिल्ली जाते तो तुम लाल किला देखते। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 11 में देखे थे। स्ट्रक्चर नंबर 11 क्या था? यही था ना, ये ऐसा था दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। और इस स्ट्रक्चर में भी ऐसा ही हिंदी मतलब आता था। जैसे अगर यही सेंटेंस है, अगर तुम दिल्ली जाते तो तुम लाल किला देखते, तो हम आपको क्या बताए थे? ऐसे बताए थे, ऐसे। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, अगर तुम दिल्ली जाते तो तुम लाल किला देखते। तो एक बार तो इस स्ट्रक्चर पर बना रहे हैं हम लोग, इफ यू वेंट टू दिल्ली यू वुड सी द रेड फोर्ट। और दूसरी तरफ इसी हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 11 पर कैसे बनाते थे? इफ यू हैड गॉन टू दिल्ली यू वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। ऐसे ही बनाते थे। इट मीन्स व्हाट वी हैव कंक्लूडेड दैट वी आर कन्वर्टिंग अ हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। हम लोग एक ही हिंदी सेंटेंस को 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर की मदद से बना रहे हैं, एक इस पर और एक इस पर। तुम इसमें गौर करो, इसमें क्या है? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 है, और दूसरे क्लाउज में क्या है? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 है। अब इसमें देखो स्ट्रक्चर नंबर 11 में इफ है, सब्जेक्ट तो है, इसमें क्या है? हैड V3 है इफ के बाद। गौर करो, यहां पर क्या था? इफ के बाद V2 था, यहां पर इफ के बाद क्या है? हैड V3 है। तो जब इफ के बाद V2 है तो दूसरे क्लाउज में क्या है? वुड प्लस V1 है। सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वो तो अपना यूज करो। वुड प्लस V1 है कब? इफ के बाद जब सिर्फ V2 है तब। लेकिन इफ के बाद अगर हैड V3 है तो दूसरे क्लाउज में क्या हम लोग लिख रहे हैं? वुड हैव V3। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको यही बात समझना है। अब एक बात और, अगर यही सेंटेंस रहता, अगर तुम दिल्ली जाते तो तुम लाल किला देख सकते थे, तो तुम वुड के जगह पर क्या कर देना? कुड कर देना। इफ यू वेंट टू दिल्ली यू कुड सी द रेड फोर्ट। और इसमें रहता कि अगर तुम दिल्ली जाते और अगर तुम दिल्ली जाते तो तुम लाल किला देख सकते थे, तो इफ यू हैड गॉन टू दिल्ली यू वुड हैव सीन, मन ना करके क्या कर दोगे? ऐसे, यू कुड हैव सीन द रेड फोर्ट। तो तुम इस बात को ऐसे याद रखना, इफ के बाद V2 तो आगे वुड V1, इफ के बाद हैड V3 तो आगे वुड हैव V3, या फिर जा सकता था रहेगा तो कुड हैव V3 या माइट हैव V3 होगा। तो तुमको याद रखना है, जैसी जरूरत हो उसको यूज करना। अब आप में से कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर नंबर 11 क्या होता है और क्यों इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। वो क्या करेंगे? आई शैल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसको देख लीजिएगा, तब ये बातें समझ में आएगी कि ये क्यों हम कंपेयर कर रहे हैं। ये तो बात हुई। नाउ लिसन हाउ दिस 2 स्ट्रक्चर्स आर important from the point of view of competitive examinations and how questions are asked based on these 2 structures. अब तुम ये देखो कि इस पर कैसे प्रश्न पूछता है एग्जाम के ख्याल से, ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ये जरा देखो। तो ध्यान ये रखना है, इफ के बाद हैड V3 तो वुड हैव प्लस V3, वुड हैव के बाद V3, यही। और स्ट्रक्चर नंबर 17 में क्या था? इफ के बाद V2 और उसके बाद वुड प्लस V1। तो यही 2 चीज देखे। नाउ let us understand the kind of the questions that we normally come across in the question papers. तो उस टाइप क्वेश्चंस को जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 1, if Ravi had participated he ... the prize। अब इसमें आपका क्वेश्चन है। अब आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। अब आपको इसमें क्या भरना है? तो जरा क्वेश्चंस को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ रवि हैड पार्टिसिपेटेड ही ... मीन्स इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, नीचे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ही ... द प्राइज। तो चलो, तो इफ के बाद हैड है, हैड प्लस V3 है, तो एक बात तो तय है कि दूसरे वाले क्लाउज में क्या होगा? वुड हैव प्लस V3, तो क्या हो जाएगा? वुड हैव वॉन।
यही जवाब होगा फर्स्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर, वुड हैव वोन। अब वुड विन तो होगा नहीं, क्योंकि अगर इधर इफ रवि V2 होता, इफ रवि पार्टिसिपेटेड होता, तब जवाब होता ही वुड विन। तो ये जवाब अभी होगा नहीं, अभी वो क्वेश्चन दूसरा है। कुड हैव विन, ये तो हो ही नहीं सकता है। कुड हैव विन, अगर यू हैव के बाद हमेशा V3 होता है। अगर कुड हैव वोन रहता, यानी हैव के बाद V3 रहता, तो ये भी जवाब हो सकता था, लेकिन अभी तो है नहीं। नाउ हैड वोन, तो ये तो होगा ही नहीं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखो, इफ आई सॉ द एब्सकॉन्डिंग हुलिगन, ये एब्सकॉन्डिंग हुलिगन मतलब फरार गुंडा, हुलिगन मीन्स गुंडा, एब्सकॉन्डिंग मीन्स फरार। इफ आई सॉ द एब्सकॉन्डिंग हुलिगन, आई डॉट डॉट डॉट, आपको ब्लैंक को फिल करना है, द पुलिस। क्या करेंगे? अब ध्यान दो, इफ के बाद क्या है? V2 है, V2 है, तो बचे हुए पोर्शन जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें क्या होगा? इफ के बाद अगर V2, तो दूसरे क्लाउज में क्या लगेगा? वुड प्लस V1, तो वुड हैव V3 तो होगा नहीं, सो नो, वुड इनफॉर्म, दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर, यही करेक्ट आंसर होगा। सो इन दिस वे क्वेश्चंस आर आस्क्ड। अब आगे भी जरा देखें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कहता है कि इफ यू हैड टर्न डाउन रवीज प्रपोजल, ही डॉट 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 सैड। अब इफ के बाद तुम देखे हैड V3 देखे, तो वन थिंग इज क्वाइट ऑब्वियस दैट दूसरे क्लाउज में वुड हैव V3 होगा। तो इन तीनों 1 2 3 4 ऑप्शंस आर देयर, कौन सा आप डालेंगे? तो द मोमेंट यू लुक एट दीज ऑप्शंस, द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू योर माइंड इज अच्छा, यह आंसर इज दिस वन। जैसे ही आप देखते हैं और जैसे ही आप ऑप्शन में देखते हैं वुड हैव, तो इतना आप सीख गए हैं। आप देखते ही समझ जाते हैं कि इफ के बाद सब्जेक्ट हैड V3 है, तो नेक्स्ट क्लास में वुड हैव आएगा। तो आप जवाब इसको करते हैं, और द मोमेंट यू गो फॉर दिस ऑप्शन, यू आर गॉन, फिनिश्ड। आप सब गड़बड़ कर दिए, यू हैव मेड अ हैश ऑफ एवरीथिंग, आप सब गलती कर दिए। क्यों? यू डिड नॉट बोदर टू मेक आउट द मीनिंग, यू डिड नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज दैट इट रियली विशेस टू कन्वे, द क्वेश्चन विशेस टू कन्वे। ये जो मीनिंग देना चाहता है उस पर आप ध्यान नहीं दिए। सो व्हाट आई वांट टू से, नेवर स्टडी बाय रोट, बिना समझे हुए आप जवाब न दें, क्वेश्चंस को पहले पढ़ें। क्या कहता है? इफ यू हैड टर्न डाउन रवीज प्रपोजल, अगर रवि के प्रस्ताव को तुम ठुकरा देते, टर्न डाउन मीन्स ठुकराना, रवि के प्रस्ताव को ठुकरा देते, ही डॉट 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 सैड, ये तो वो क्या है? वह उदास हो जाता। अब अगर आप ये करेंगे, ये तो होगा नहीं, तो इस पर आप क्या किए? वुड हैव देखे नहीं, कर दिए, गलत हो गया। क्योंकि ठीक है, हैड के बाद वुड हैव लगता है, लेकिन वुड हैव अगर हम डालेंगे तो वुड हैव स्ट्रक्चर क्या था? वुड हैव प्लस V3, तो वुड हैव डालते हैं, तो वुड हैव, उसके बाद ये सेट तो V3 है ही नहीं है, V3 की बात छोड़िए, नॉट टू स्पीक ऑफ V3, दिस इज नॉट वर्ब इवन, तो ये तो वर्ब है भी नहीं। तो आप समझें कि ये कहना क्या चाहता है कि अगर तुम रवि के प्रपोजल को ठुकरा देते तो वह उदास हो जाता। होना का मीनिंग, ये तो वर्ब है नहीं, यानी ये वाला नॉन एक्शन का सेंटेंस है, और इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द रूल्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स वी हैव टू यूज वुड हैव प्लस V3। वुड हैव के बाद V3 लगाना ही होगा, तभी तो हैड V3 लगा हुआ है, इसको हम लोग चेंज कर नहीं सकते हैं। तो B का मतलब क्या होता है? होना, और B का V3 क्या होता है? बिन। तो आप क्या करेंगे? आप जवाब करेंगे दिस वन वुड हैव बीन। अब तुम देखो, इसका मैसेज भी आ जाएगा। अगर तुम रवि के प्रपोजल को ठुकरा देते तो वह उदास हो जाता। उदास है तो वो तो, उसको तो V3, वो तो भी है ही नहीं, तो V3 कहाँ से होगा वो? तो B का मतलब होना वुड हैव, उसके बाद V3 चाहिए। होना का इंग्लिश होता है B का मतलब होना B1, और इसका V3 बिन, तो बिन हो गया।
rules are satisfied. So in this way, be careful. Now come to question number 4. The poor villagers would not have starved. Starve means भूखों मरना, भूख से मरना. The poor villagers would not have starved. गरीब गांव वाले लोग भूखों नहीं मरते if they ... कहिए क्या करेंगे. तो आप देखते हैं कि किसी पोर्शन को आगे पीछे लिखा जा सकता है, इस वाले पोर्शन को बाद में, उस पोर्शन को पहले लिखा जा सकता है. तो इसमें क्या क्या कुछ किया हुआ है. आप वुड हैव V3 है, एक बात तो है, तो इफ के बाद क्या लगना चाहिए, हैड. तो आप इसमें से कुछ करें. तो आप फिर देखते हैं तो तुरंत आप कहते हैं कि यस, हैव तो होगा नहीं, यहाँ पे है वुड नॉट हैव, तो इफ के बाद तो हैड होगा. तो आप इसको कर देते हैं. Once again you have jumped to the conclusion without understanding the question. आप फिर वही गलती किए, the same mistake you committed as that you committed earlier, वही गलती फिर कर दिए. Please understand the question. क्या कहता है, अब इसको समझो. तो ये कहना क्या चाहता है, गरीब ग्रामीण लोग भूखों नहीं मरते अगर उन लोगों के पास पर्याप्त अनाज होता, यही कहना चाह रहे हैं. तो अगर हम ये देते हैं वुड हैव देकर इफ के बाद हैड डाल देते हैं तो गलत कैसे हो जाएंगे. आप हैड तो डाल दिए, अगर आप सेकेंड ऑप्शन करते हैं तो इफ के बाद हैड तो हो गया, इफ दे हैड, लेकिन हैड के बाद V3 भी चाहिए. लेट्स नॉट इग्नोर दिस. हैड के ठीक बाद V3 भी चाहिए. तो हैड तो यहाँ पर हो गया है, V3 है कहाँ, V3 है नहीं, तो ख़त्म, ये नहीं होगा. अब क्या है कि अब देखो, ध्यान से सोचो, गरीब ग्रामीण लोग भूख से नहीं मरते अगर उनके पास पर्याप्त, इफ दे ... एनफ फूड ग्रेन्स, उनके पास पर्याप्त अनाज होता. तो कोई चीज़ पास में होना का इंग्लिश क्या होता है, अभी देखिए हैव मतलब कोई चीज़ पास में होना, नॉन एक्शन वाले सेंटेंस में. तो यहाँ पर कोई चीज़ पास में होने का सेंस दे रहा है, यानी आपको हैव करना है. तो क्या करोगे, इफ़ दे हैड, और हैड के बाद फिर क्या है, कोई चीज़ पास में, V3. हम लोगों को पास में रखने का इंग्लिश चाहिए, जिसका इंग्लिश होता है हैव. तो हैव का V3 क्या होता है, हैड. तो इफ़ दे हैड इनफ मनी, अब हैड के बाद तो हैव आएगा नहीं, हैड के बाद तो हमेशा V3. तो इफ़ के बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 चाहिए. तो V3 पास में होना का इंग्लिश होता है हैव, और हम लोगों को अभी चाहिए पास में होना का इंग्लिश. तो हैव यहाँ पर होना चाहिए था, अब हैव तो नहीं होगा, क्योंकि हैव का V3 क्या होता है, हैव का V2 V3 हैड होता है. तो हैड, ये जवाब हो गया. दिस वन इज ए करेक्ट आंसर. एक हैड तो स्ट्रक्चर वाला हुआ, इफ के बाद हैड, और दूसरा ये क्या हुआ, पास में होना का अंग्रेजी का जो इंग्लिश हैव होता है उसका V3. तो ये दो हैड लग रहा है. तो नाउ दिस विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ तो डी को जब हम लोग देखते हैं तो इफ यू हैड बीन, हैड के बाद V3 चाहिए था, सो मिल गया. नॉन एक्शन सेंटेंस में बी का मतलब होना, और बी का V3 होता है बिन. रूल्स आर सेटिस्फाइड नाउ. तो इफ यू हैड बीन इम्पोलाइट, ये तो एडजेक्टिव है, तो क्या हो जाएगा, अगर तुम अपने कॉन्वर्सेशन में इम्पोलाइट होते, द टीचर वुड हैव बीन एंग्री विद यू. टीचर वुड हैव हो गया, और बी का मतलब होना, और उसका V3, वुड हैव के बाद तो V3 चाहिए, तो वुड हैव बीन, बी का V3 बिन, यू वुड हैव बीन, द टीचर वुड हैव बीन एंग्री विद यू. तो अब वुड हैव के बाद V3 भी आ गया, यानी स्ट्रक्चर इज ऑल द रूल्स ऑफ द स्ट्रक्चर नंबर 16 आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड. तो हिंदी क्या मैसेज आ जाएगा, अगर तुम अपने कॉन्वर्सेशन में, अपने बातचीत में इम्पोलाइट होते, टीचर तुमसे क्रोधित हो जाते हैं. So this is why. So we have to be very careful while solving the questions.